नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चक्रव्यूह क्लासेस में। हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे गुलाम वंश तक। आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। लेकिन खिलजी वंश के बारे में पढ़ने से पहले हम जरा उसकी पृष्ठभूमि को थोड़ा सा जान लेते हैं कि खिलजी वंश की स्थापना किस प्रकार से हुई। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था गयासुद्दीन बलबन के बारे में। गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हो चुकी थी। गयासुद्दीन बलबन ने अपने जीवन में ही अपने उत्तराधिकारी जो हैं वो अपने पौत्रों को चुन लिया था, अपने पोतों को चुन लिया था। तो उनके दो पोते थे, एक का नाम था कैकुबाद, एक का नाम था कैखुसरव। तो बलबन ने कैखुसरव को अपना उत्तराधिकारी चुना था। लेकिन बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली के कोतवाल ने एक साजिश रची और कैखुसरव को मुल्तान भेज दिया और दिल्ली की गद्दी पर कैकुबाद को बिठा दिया। अब कैकुबाद का जो लालन पालन बलबन ने किया था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में किया था। यानी मैं कहूं कि इनको ना तो मदिरा का स्वाद पता था और ना ही कभी इन्होंने किसी स्त्री की झलक देखी थी। इस बात का फायदा उठाया निजामुद्दीन ने और उन्होंने क्या करा, कैकुबाद को भोग विलास में लिप्त कर दिया। जब कैकुबाद भोग विलास में लिप्त हो गए तो पूरे दिल्ली की जो बागडोर थी वो निजामुद्दीन के हाथ में आ गई। इस बात की जब खबर इनके पिता को चली, इनके पिता का नाम था बुगरा खां। ये जो बुगरा खां थे, यानी कि मैं कहूं कि बलबन के तो पुत्र हो गए बुगरा खां और बुगरा खां का पुत्र हो गया कैकुबाद। इस बात की खबर जब बुगरा खां को चली तो बुगरा खां और कैकुबाद का दोनों मिले एक जगह पर आकर। बुगरा खां ने कैकुबाद को समझाया कि भाई ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैकुबाद इस बात को समझे और इन्होंने निजामुद्दीन की हत्या करवा दी और दिल्ली सल्तनत की बागडोर अपने हाथों में ले ली। लेकिन ये इतने सक्षम नहीं थे कि पूरी बागडोर अपने आप संभाल पाते, इसलिए इन्होंने समाना से फिरोज खिलजी को बुलाया। ये उस समय समाना के सूबेदार थे और ये कैकुबाद के पास आए। जब कैकुबाद के पास फिरोज खिलजी आए तो फिरोज खिलजी को एक नया पद दिया गया जिसे कहा जाता है सर ए जहांदार, यानी मैं कहूं कि शाही अंगरक्षक। तो इनको एक पद दे दिया गया। जब फिरोज खिलजी दिल्ली में आए तो दिल्ली में आने के बाद यहां दो गुट बन गए। पहला गुट बन गया तुर्क सरदारों का और दूसरा गुट बन गया गैर तुर्की यानी फिरोज खिलजी का। कुछ समय बाद ही कैकुबाद को फालिस हो गई और फालिस होने के बाद इनके पुत्र कैमुर्स को गद्दी पर बिठा दिया गया और फिरोज खिलजी को इनका अंगरक्षक नियुक्त कर दिया गया। इसी बीच फिरोज खिलजी ने समय का फायदा उठाते हुए जो तुर्क सरदार थे, जो उनका गुट था, उसको समाप्त कर दिया या आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। इस प्रकार से इन्होंने तुर्क सरदारों का सफाया कर दिया और अब केवल और केवल गैर तुर्की ही दिल्ली सल्तनत में रहे। कुछ समय बाद ही फिरोज खिलजी ने कैमुर्स की हत्या करवा दी और कैकुबाद को उन्हीं की चद्दर में लपेटकर यमुना नदी में फेंकवा दिया गया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर अगला वंश आया जो था खिलजी वंश। तो इस प्रकार हुई दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना। अब हम पढ़ेंगे खिलजी वंश की पृष्ठभूमि के बारे में। खिलजी वंश की पृष्ठभूमि में सबसे पहले हम इस बात को जान लें कि खिलजी वंश में कौन कौन से शासक संबंधित हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं। इनके बाद इनके दामाद या मैं कहूं कि भतीजा अलाउद्दीन खिलजी हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह हैं जो इनका पुत्र हैं और लास्ट में है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। यदि आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि निम्न में से खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन है, तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ये बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो हैं वो खिलजी वंश से संबंधित नहीं है। ये यहां पर मैंने इनको इसलिए लिख दिया है क्योंकि इनके बिना तुगलक वंश की स्थापना नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब ये है कि खिलजी वंश में केवल 3 शासक हुए हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। सबसे पहले हम बात करेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट शासक है आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो हम बात करते हैं अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। तो अब जानते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। तो सबसे पहले तो खिलजी वंश का जो काल है वो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक का है। इसके अलावा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो समय काल है जिस टाइम वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर रहे वो 1290 से लेकर 1296 तक है।
जहां जहां से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि शाइस्ता खां की उपाधि किस शासक को प्राप्त थी। तो शाइस्ता खां की उपाधि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को प्राप्त थी और ये उपाधि कैकूबाद के द्वारा इनको दी गई थी। इसके अलावा ये फिरोज खिलजी संस्थापक थे खिलजी वंश के, और जब ये दिल्ली सल्तनत गद्दी पर बैठे तो इन्होंने अपना जो राज्याभिषेक है वो किलोखरी किले या कीलूगढ़ के किले में कराया था, और इस किले को कैकूबाद के द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि गुलाम वंश के समय या कैकूबाद के समय फिरोज खिलजी कहां के सूबेदार थे, तो आपका आंसर होगा समाना के सूबेदार थे। 70 वर्ष की उम्र में ये शासक बने थे, तो इसका मतलब ये है ये दिल्ली सल्तनत काल के सबसे वृद्ध शासक हुए हैं। तो यहां से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के संबंधों के बारे में, क्योंकि दोनों समकालीन थे और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 70 वर्ष के थे, तो अधिकतर जो व्यवस्था थी वो अलाउद्दीन खिलजी ही देखा करते थे, क्योंकि वो इनके दामाद भी थे और इनके भतीजे भी थे। तो देखते हैं अब, तो अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज खिलजी के बारे में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले नाम आता है मलिक छज्जू का। मलिक छज्जू जो थे ये बलबन के भतीजे थे और कड़ा मानिकपुर के सूबेदार भी थे। इन्होंने कड़ा मानिकपुर में विद्रोह करना शुरू कर दिया और उसी विद्रोह को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को मलिक छज्जू के पास भेजा गया, यानी कि कड़ा मानिकपुर भेजा गया। इन्होंने मलिक छज्जू को परास्त किया और फिरोज खिलजी ने कड़ा मानिकपुर का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी को बना दिया। उसके बाद मलिक छज्जू इन्हीं के छत्र छाया में रहा। मलिक छज्जू ने इनको थोड़ा सा उकसाया कि अगर आपको बड़ी सेना तैयार करनी है तो आपको धन की बहुत आवश्यकता होगी। इसी कारण इन्होंने ये 2 अभियान इंपॉर्टेंट हैं जो करे। पहला है भिलसा अभियान। इन्होंने भिलसा पर आक्रमण करा, भिलसा को जीता और वहां से बहुत सारा धन एकत्रित करा और फिरोज खिलजी को उपहार स्वरूप दिया। इसी के कारण जब इन्होंने भिलसा को जीता, उसी के कारण अलाउद्दीन खिलजी को अवध का भी सूबेदार बना दिया गया। यानी अब अलाउद्दीन खिलजी 2 जगह के सूबेदार हो गए, पहला है कड़ा मानिकपुर और दूसरा है अवध। उसके बाद इन्होंने देवगिरी की तरफ देखा और देवगिरी पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन इस बार इन्होंने फिरोज खिलजी को यह नहीं बताया कि ये देवगिरी पर आक्रमण करने वाले हैं। इन्होंने ये बताया कि ये चंदेरी पर आक्रमण करेंगे और उसके लिए इनको सेना मुहैया करा दी जाए। फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को सेना मुहैया करा दी चंदेरी के लिए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी चंदेरी ना जाकर पहुंच गए देवगिरी। देवगिरी जाने से पहले इन्होंने रास्ते में कुछ अफवाहें उड़ा दी कि फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से नाराज हैं, वो उन्हें बहुत परेशान करते हैं और इसलिए वो रामचंद्र देव की शरण में आ रहे हैं। तो बीच में जितनी भी चौकियां पड़ती थी देवगिरी की, किसी भी चौकी पर अलाउद्दीन खिलजी को नहीं रोका गया और उन्होंने देवगिरी पहुंचकर अचानक किले पर हमला कर दिया। अचानक हमला होने पर किले को बंद कर दिया गया, लेकिन राहत सामग्री ज्यादा नहीं थी, आपदा सामग्री ज्यादा नहीं थी, तो इस कारण रामचंद्र देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में संधि होना तय हो गया। जब रामचंद्र देव के बेटे शंकर देव को इस बात की खबर लगी कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर हमला कर दिया है, तो वो एक अभियान में थे, वहां से वो वापस आए और उन्होंने आकर अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करना शुरू करा। अलाउद्दीन खिलजी की सेना हारने ही वाली थी कि अचानक अलाउद्दीन खिलजी के एक सिपह सालार जिनका नाम था नसरत जलेसरी, ये वहां पर आ गए और रामचंद्र देव और शंकर देव को लगा कि ये जो बाकी की फौज है जो दिल्ली सल्तनत ने भेजी है ये वो शायद वापस आ गई है। तो इस बात को देखते हुए शंकर देव ने आत्मसमर्पण कर दिया। जब शंकर देव ने आत्मसमर्पण कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो आत्मसमर्पण की शर्तें थी वो और कठिन कर दी। तो यहां तक बताया जाता है कि उन्होंने रामचंद्र देव की पुत्री से विवाह करा और बहुत सारा धन लूट कर लेकर आए। बहुत सारा धन लूट कर लेकर आने के बाद वो सीधे कड़ा मानिकपुर पहुंच गए। जब फिरोज खिलजी को इस बात की खबर लगी तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक भाई, इनके भाई का नाम था उलुग खां,
ये इनका भाई था। उलुग खां को दिल्ली सल्तनत में भेजा, दिल्ली में भेजा, और एक लेटर भेजा, साथ में एक पत्र भेजा, और उस पत्र में लिखा था कि अलाउद्दीन खिलजी से बहुत गलती हो गई है और वो सारा का सारा धन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को सौंपना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत डरे हुए हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि सुल्तान खुद ही चलकर कड़ा मानिकपुर आए और उनको माफ करें। यह पत्र पढ़कर जो फिरोज खिलजी है उनका दिल पसीज गया और वो कड़ा मानिकपुर की तरफ रवाना हो गए। कड़ा मानिकपुर पहुंचने के बाद उलुग खान ने फिरोज खिलजी से कहा कि आप अपने जो अंगरक्षक हैं उनके सब हथियार यहीं छोड़ दीजिए और गंगा पार करके चलते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी की तरफ, कहीं ऐसा ना हो वो डर जाए और गंगा जी में कूदकर आत्महत्या कर ले। तो फिरोज खिलजी ने आदेश दिया, उनके अंगरक्षकों ने सारे के सारे हथियार छोड़ दिए और गंगा पार करके फिरोज अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद अलाउद्दीन खिलजी फिरोज खिलजी के कदमों में पड़ गए, उनसे माफी मांगने लगे। फिरोज खिलजी का दिल पसीज गया, उन्होंने गले लगाया, लेकिन इसी बीच फिरोज खिलजी की गर्दन अलाउद्दीन खिलजी के इशारे पर एक सिपाही के द्वारा उड़ा दी गई और उसको पूरे अवध और कड़ा मानिकपुर में घुमाया गया, जिससे इनका दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बहुत ज्यादा विरोध हुआ। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोज खिलजी की हत्या करी और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ गए। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, लेकिन उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हैं खिलजी वंश के। इन्होंने बहुत से ऐसे ऐतिहासिक काम करे हैं जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इनके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, आप उसको जरूर देखिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद,